हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम स्टडी इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सैम्पल पेपर बिकॉज सैम्पल पेपर को सॉल्व करके ही हमें एक बेसिक आइडिया आएगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और इवन हमारे सभी चैप्टर्स रिवाइज भी हो जाएंगे बिकॉज सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी चैप्टर्स में से होते हैं। सो इस वीडियो में हम ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं बिकॉज इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो द टाइम अलाउड इज 2 आवर्स। हमें पता है 2 घंटे का हमारा पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने 40 मार्क्स का हमारा पेपर है। ओके, so general instructions. First one is the question paper consists of 14 questions divided into 3 sections A, B and C. तो total questions कितने हमारे सैम्पल पेपर में 14 questions हैं और इनको 3 sections में divide किया है A, B and C में। Okay, all questions are compulsory, सारे questions compulsory, सभी हमें questions करने हैं। Then section A comprises of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. तो section A में 6 questions हैं और सारे 2 marks के हैं, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी हुई है। जैसे साइंस के सैम्पल पेपर में था ना, इंटरनल चॉइस दी थी क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पर है 2 क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस गिवन है। देन सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, सारे जो चारों क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के हैं और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। ओके, then section C comprises of 4 questions of 4 marks each. An internal choice has been provided in 1 question. It contains 2 case studies based question. तो section C में 4 questions हैं और वो चारों questions 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। और section C में भी हमें एक internal choice दी हुई है और section C में case based questions हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, AP हमें गिवन है, ठीक है, 6, 9, 12, 15। ओके, और हमें बोला है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, A25 माइनस A15, ठीक है। मतलब हमें 25th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस AP की जो 25th टर्म होगी और जो 15th टर्म होगी तो उन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, उनका डिफरेंस क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब A25 माइनस A15 करने के लिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें 25th टर्म निकालनी पड़ेगी कि इस AP की 25th टर्म है कौन सी, ठीक है। देन हमें 15th टर्म निकालनी पड़ेगी कि इस AP की 15th टर्म क्या है और फिर हम दोनों को माइनस करेंगे तब हमारे पास इनका डिफरेंस आएगा। ओके, सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द 25th एंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी जब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो सबसे पहले 25th टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो 25th टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी। ओके, सो a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो इस AP की फर्स्ट टर्म है 6 प्लस n माइनस 1। n क्या है, जो सी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 25th टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी। सो 25 माइनस 1 इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, हम देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। ओके, सो इंटू 3, तो इसको सॉल्व कर लो। सो 25th टर्म हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस 25 माइनस 1। 25 माइनस 1 कितना होता है, 24 होता है। 24 इंटू 3 कितना होता है, इट इज 72। सो ये आ जाएगा 6 प्लस 72 और 6 प्लस 72 कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। तो इस AP की 25th टर्म क्या है, 78 है। सो A25 की हमारे पास वैल्यू आ गई, A25 हमारे पास आ गया कितना, 78। इस AP की 25th टर्म है 78। अब हम इस AP की 15th टर्म निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15th टर्म भी सेम इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो 15th टर्म सेम फॉर्मूला होगा, A प्लस A क्या है 6
प्लस n माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 15 होगी क्योंकि हम 15th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस विल बी 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो 15th टर्म हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस 15 माइनस 1 होता है 14, 14 इंटू 3 इज 42। सो 6 प्लस 42, 6 प्लस 42 कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो 15th टर्म कितनी है, 15th टर्म है 48। इस AP की 15th टर्म है 48। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें A25 माइनस A15 फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस कर दो। सो A25 है 78 और A15 है 48। सो 78 माइनस 48 कितना होता है, इट इज 30। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 30। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 30। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इंटरनल चॉइस गिवन है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इंटरनल चॉइस गिवन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में या तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये वाला, तो कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका सेकंड वाला भी सॉल्व कर देती हूँ, जो इसका सेकंड पार्ट है। सो इट इज इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। तो एक AP में जो 7th टर्म है उसका 7 टाइम्स, मतलब 7th टर्म होगी A7, है ना, कोई भी AP है उसकी 7th टर्म होगी A7। अब बोला 7th टाइम ऑफ दिस 7th टर्म, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 5th टाइम्स ऑफ द 5th टर्म। तो जो 5th टर्म है AP की विच इज A5, उसके 5 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ अ AP, इतना हमें बता रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म, तो हमें 12th टर्म निकालनी है AP की, मतलब हमें A12 की वैल्यू निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12th टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 11D, तो हमें A प्लस 11D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि 12th टर्म है, तो 12th टर्म को अगर हमें थोड़ा ब्रेक करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 11D, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। सो हमें A प्लस 11D की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। तो A7 जो 7th टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, है ना। ऐसे ही जो A5 है इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, सो 7 इंटू A हो जाएगा 7A प्लस 7 इंटू 60 हो जाएगा 42D। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू A हो जाएगा 5A एंड 5 इंटू D हो जाएगा 20D। 5A 5 प्लस 5 इंटू 4D हो जाएगा 20D। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इक्वल के इस साइड सिर्फ 0 रह जाएगा। तो ये 7A एज इट इज, ये 5A इधर आएगा तो ये माइनस 5A हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 42D एज इट इज रहेगा, ये प्लस 20D इस साइड आएगा तो माइनस 20D हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 7A माइनस 5A कितना होता है, 2A होता है। सो इसको सॉल्व करने के बाद 2A आ जाएगा। देन 42D माइनस 20D कितना होता है, 22D हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बचेगा 22D एंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2A और 22D में 2 कॉमन है। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा A और यहाँ पर बचेगा 11D एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब 2 को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे इक्वेशन के, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से कुछ भी डिवाइड करते तो वो 0 ही रहता है, तो ये यहाँ से उस साइड जाएगा, लेकिन जब ये उस साइड डिवाइड होगा तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। और इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, हमें 12th टर्म निकालनी थी ना, और 12th टर्म को हम A प्लस 11D भी लिख सकते हैं, और A प्लस 11D की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर 11D है। ठीक है, तो A प्लस 11D की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो 12th टर्म क्या है इस AP की, इस AP की 12th टर्म है 0। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो सेकंड ऑप्शन था इसका आंसर है 0, 12th टर्म इज 0। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया है। 7th टर्म को हमने A प्लस 6D लिखा, 5th टर्म को हमने A प्लस 4D लिखा, और जो 12th टर्म है उसको A प्लस 11D लिखा। फिर हमने इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लिया और आंसर हमारा 0 आया। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द next question. So the second question is
Find the value of m so that the quadratic equation mx into 5x minus 6 is equal to 0 has two equal roots। तो ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये गलत हो रखी है, ठीक है, इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये जो सैम्पल पेपर में गलत टाइप हो गई है। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये थोड़ा सा एरर है हमारे सैम्पल पेपर में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोला क्या है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। और हमें बता रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, इक्वल रूट्स कब आते हैं, ये हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो हमें बता रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है, और फिर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन का। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तभी हमें a, b, c की वैल्यू पता लगेगी। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो mx इंटू 5x माइनस 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5mx स्क्वायर, ठीक है। अब mx इंटू माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6mx प्लस 9 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं एंड a, b, c की वैल्यू निकालते हैं। सो देखो, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5m, तो a की वैल्यू आ गई 5m। अब b की वैल्यू क्या है, b होता है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट है माइनस 6m, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 6m, ठीक है। c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 9 है, सो c की वैल्यू आ गई 9। तो a, b, c की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और हमें पता है कि ये 0 के इक्वल होगा तभी इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब इक्वेट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ब्लैंक पेज पर सॉल्व कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट हियर। तो हमारी इक्वेशन है 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या आई है, ए बी सी की वैल्यू, a इज 5m, b इज माइनस 6m एंड 6 इज 9। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल होगा ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो b है हमारा माइनस 6m, तो माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू है 5m, c की वैल्यू है 9, सो 4 इंटू 5m इंटू 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो माइनस 6m का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 36m स्क्वायर। देन अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5m इंटू 9m होता है 45m, 45m माइनस 4 कितना होता है, तो 45 इंटू 4 इट इज 100, इट इज वेट अ मिनट 45 इंटू 4 180, ठीक है, 180 होता है। सो दिस विल बी माइनस 180m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 36m स्क्वायर और माइनस 80m में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 36m कॉमन है, 36m स्क्वायर में और माइनस 180m में 36m कॉमन है, ठीक है, 36m कॉमन है। तो जब हम 36m को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक m रह जाएगा क्योंकि यहाँ m स्क्वायर था, ठीक है, तो एक m यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर 36 5 180 होता है, तो 36 हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 5 माइनस 5, ठीक है, एंड m भी हम ले चुके हैं तो m यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल m माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 36m को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे और फिर m माइनस 5 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जब 36m को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाय 36 कितना होता है, 0 ही होता है, तो m की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और जब m माइनस 5 को हम 0 से इक्वेट करेंगे
m माइनस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक m की वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 5। अब कौन सी वैल्यू सही है? तो देखो m की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली जो पूरी टर्म है और ये वाली जो पूरी टर्म है ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 9। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए m की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी 5। सो द वैल्यू ऑफ m इन दिस क्वेश्चन इज 5। तो हमारा आंसर क्या है? 5। ओके, सो आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज 5। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन थी वो मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C। ठीक है, इफ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB? तो देखो हमें इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है, इस पॉइंट P से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हुई हैं PA और PB। ठीक है, और हमें OP की लेंथ गिवन है 2R और OA की लेंथ गिवन है R। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें एंगल APB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू टेल दैट व्हाट ट्राइंगल इज APB। मतलब APB ये वाला जो ट्राइंगल है ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, द एंगल APB ये वाला एंगल, और हमें ये बताना है कि ये ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमें पता है कि सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, दिस ट्राइंगल एंगल OPAPO। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, ये वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इसको डबल करके ये पूरा एंगल आ जाएगा, है ना। अगर इतना एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर इसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा, एंगल APB। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये वाला इतना एंगल ये फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और फिर हम ये इतना एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल APO। इसको डबल कर देंगे, फिर हमारे पास एंगल APB आ जाएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमें पता है चैप्टर 10 सर्कल्स में हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। इस वाला जो एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। सो परपेंडिकुलर होगा इसका ये वाला OA की लेंथ कितनी है? R है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी R और हाइपोटेनियस है ये, इसकी वैल्यू है 2R। सो दिस विल बी R डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, R से R कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया? 1/2 आया। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? इसके लिए आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? ये 30 डिग्री है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर ये इतना एंगल 30 डिग्री है, सॉरी, अगर ये वाला इतना एंगल ये 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 30 + 30 विच विल बी 60 डिग्री। तो एंगल APB हमारे पास आ गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल APB हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल APB है ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसके सारे एंगल्स का मेजर निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कौन से टाइप का ट्राइंगल है। ओके, तो ये वाला तो एंगल 60 डिग्री है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? तो देखो हमें पता है कि PA और PB की लेंथ इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए ये जो PA और PB है इनकी लेंथ इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना। देखो यहाँ पर PA और PB ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, ये और इसके सामने वाला ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे बिकॉज साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर। सो इन ट्राइंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल ये वाला एंगल कौन सा है? PAB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ये वाला एंगल कौन सा है? इट इज ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इतना तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल APB कितना है? अभी हमने फाइंड आउट करा, इट वाज 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल
एंगल PAB और एंगल ABP, इनका हमें नहीं पता, ठीक है, वी डोंट नो देम, और ये दोनों इक्वल भी हैं तो दोनों को हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी x एज्यूम कर लेंगे, इसको भी x एज्यूम कर लेंगे, x डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x प्लस x कितना होता है 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 180 डिग्री। अब 60 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना होता है 120 होता है, ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, मतलब ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों क्या हैं 60 डिग्री के हैं, ठीक है, दे बोथ आर 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल APB ये भी हमारे पास 60 डिग्री आया था और ये दोनों भी 60 डिग्री है, तो जो ट्राइंगल APB है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 60 डिग्री होते हैं, वो कौन सा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सो दिस ट्राइंगल APB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। तो हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, इसका हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 56 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज 56 सेंटीमीटर और हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है इसका 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस सर्कुलर कोन, ठीक है। तो देखो कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पाई आर एल, है ना, पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन भी है कितना 12,320, सो इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 56 सेंटीमीटर, एल होती है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट अभी तक हमारे पास है नहीं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू 12,320। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 1 7, 7 8 56, सो 22 इंटू 8 इंटू एल, तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी 12320 डिवाइडेड बाय, अब ये 22 इंटू 8 ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 8 1 8, 8 1 8, कैरी 4 43, 5 43, देन 32 4 1540। अब इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 देन ये 770 एंड दिस विल बी 70। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इस कोन की स्लैंट हाइट कितनी है 70 सेंटीमीटर है। तो L की वैल्यू यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास है इस कोन का कितना 56 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट हमें मिल गई 70 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। तो हमारे पास स्लैंट हाइट है, हमारे पास रेडियस है, फाइंड हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब हम इस साइड भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब स्लैंट हाइट कितनी है 70, अभी हमने फाइंड आउट करी थी, तो 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 माइनस आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस है 56 सेंटीमीटर, 56 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 3136। सो 4900 माइनस 3136, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 6 7 एंड दिस विल बी 1764। तो इनको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1764। तो हमें तो हाइट चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो जब स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 1764 कितना होता है, इट इज 42। सो हाइट है कोन की 42 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी था, हमने सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया बिकॉज वो हमें गिवन था, एंड देन हमें L स्लैंट हाइट की वैल्यू मिल गई, स्लैंट हाइट था हमारे पास, रेडियस आ गया, फिर हमने हाइट
हाइट फाइंड आउट कर ली, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको रीअरेंज करके हमने हाइट निकाली 42 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज योर 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इट इज 5th question. So the 5th question is Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the modal marks of the students of the class as 45. ठीक है, while printing the data a blank was left. Find the missing frequency in the table below. ठीक है, तो ये table given है marks की. Okay, so these are the marks obtained 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100. ठीक है, और ये number of students है, मतलब ये frequency है. Okay, so ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, जिन्होंने 20 से 40 मार्क्स स्कोर किए, वो 10 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ बीच में ये ब्लैंक बन गया, ठीक है, ये मिस हो गया, ये प्रिंट नहीं हुआ इतना। एंड दिस इज 6, दिस इज 3। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं इन क्लास इंटरवल की। तो हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम x लेट कर देते हैं, ठीक है, लेट इट बी x। और हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें ऑलरेडी मोडाल मार्क्स, मोड हमें गिवन है कितना 45। सो मोड इज ऑलरेडी गिवन टू अस विच इज 45। तो यहाँ पर हम मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस देन F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। अब मोडाल क्लास कौन सी है, तो टेबल में देखो, टेबल में हमें अभी तक मोडाल क्लास हम पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है सारी, हम नहीं बता सकते कौन सी मोडाल क्लास है। जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही मोडाल क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी तो मिसिंग है, तो कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी मोडाल क्लास है। तो देखो, मोड हमें ऑलरेडी गिवन है 45, तो 45 किसके बीच में लाई कर रहा है, 40 से 60 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारी मोडाल क्लास है। दिस इज द मोडाल क्लास, ठीक है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। तो इस मोडाल क्लास की लोअर लिमिट है 40, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, इसको हमने x लेट कर दिया, तो F1 की वैल्यू हो गई x माइनस F0। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास, तो मोडाल क्लास से पिछली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो F0 की वैल्यू हो गई 10। सो डिवाइडेड बाय 2F1, मतलब 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मोडाल क्लास। सो मोडाल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, सो F2 की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू h। h क्या होता है, क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज क्या है 60 से 80, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, 20 का गैप है, सो क्लास साइज इज 20, h की वैल्यू हो गई 20। तो सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, सो अब इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू h। तो यहाँ पर इसके आगे मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, तो ये मोडाल क्लास है हमारी, इसकी लोअर लिमिट है 40, तो L की वैल्यू हो जाएगी 40। और मोड भी हमें पहले से गिवन है कितना 45, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू L। L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 है x, जिसकी अभी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, ठीक है, F1 है x बिकॉज मोडाल क्लास की फ्रीक्वेंसी x है, ठीक है, x माइनस F0। F0 क्या है 10, सो दिस विल बी x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2F1, मतलब 2 इंटू F1, तो F1 है x, तो 2 इंटू F1 हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, दिस विल बी x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस F0। F0 क्या है 10 और F2 क्या है, F2 है 6, सो दिस विल बी 10 माइनस 6। तो अब माइनस 10 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 16 होता है। सो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करके लिख रही हूँ माइनस 16। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब h की वैल्यू क्या है, h इज द क्लास साइज, और क्लास साइज कितना है 20, मतलब इनटू 20, यहाँ पर इनटू 20 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट इनटू 20 है। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 40 है, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा 5, तो ये इतना यहाँ पर आ जाएगा 5, सो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाय
2x माइनस 16 एंड देन इंटू पूरा 20। ठीक है, तो ये मैंने पूरा रीअरेंज करके लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये है, अब ये 20 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस 20 को हम इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा 20x एंड 20 इंटू 10 हो जाएगा -200। ओके, सो दिस विल बी 20x। इसको मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 20x -200। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ चुका है 20x -200 डिवाइडेड बाय 2x -16। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 को हम 2x -16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट द कैलकुलेशन, ये तो आप भी कर सकते हो। सो 5 इंटू 2x -16, तो 5 इंटू 2x हो जाएगा 10x। 5 इंटू 16 कितना होता है, 16 5 इट इज 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा -80 इज इक्वल टू, अब 20x -200 इंटू 1, तो ये एज इट इज सेम रहेगा 20x -200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ नीचे ही सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। सो 10x -80, अब ये 20x को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी -20x। सो 10x -20x कितना हो जाएगा, -10x, है ना। यहाँ पर ही हो जाएगा -10x, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब -80 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये +80 हो जाएगा। तो -200 + 80 कितना होगा, इट विल बी -120। तो ये -120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 120 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 12 होता है। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 12। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 12, कि उसको हमने x एज्यूम किया था, तो x की वैल्यू 12 आ गई। ओके, सो बहुत ही सिंपल था, जस्ट हमें फॉर्मूला का यूज करना था। इट वॉज वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है। ओके, let's move on towards the next question. So the sixth question में हमें internal choice given है। ठीक है, we are having a internal choice in sixth question। या तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये वाला, it's your choice। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला सॉल्व कर रही हूँ। So if Ritu were younger by 5 years then what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? तो हमें बोला गया है कि अगर रितु 5 साल पहले, जो उसकी प्रेजेंट एज है, उसके 5 साल पहले की एज को अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज एंड +11। ठीक है, मतलब उसकी प्रेजेंट एज को 5 टाइम्स और उसमें 11 और जोड़ दे तो वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो रितु की प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट में हमें बोला कि इफ शी वर यंगर बाय 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स पहले, तो हम x -5 कर देंगे। ठीक है, अब बोला है if Ritu were younger by 5 years then what she really is, then the square of her age, तो इसका square of her age would be equal to किसके इक्वल होगा, 11 more than 5 times of her present age। so 11 more than 5 times of her present age, तो उसकी एज का 5 टाइम्स हो जाएगा 5x, और इसमें 11 more मतलब +11। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x क्या है, रितु की प्रेजेंट एज है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब x -5 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर वाली। सो दैट इज a² + b² - 2ab। सो a² हो जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 + 25 - 2ab, मतलब 2 × x × 5, सो दैट विल बी -10x। ठीक है, इज इक्वल टू 5x + 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो x² + 25 - 10x, तो यहाँ 5x और 11 को भी हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 0 रहने देंगे, तो ये x² एज इट इज रहेगा। ठीक है, + 25 भी एज इट इज रहेगा। ओके, -10x, ये इधर आके -5x हो जाएगा, एंड +11 भी इधर आके -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -10x -15x कितना होता है, सॉरी -10x -5x कितना होता है, इट इज -15x, तो यहाँ पर आ जाएगा -15x। ठीक है, अब 25 - 11, 25 - 11 कितना होता है, इट इज 14, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 14। सो दिस विल बी x² - 15x
प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इस x के कोएफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 1 इंटू 14, 1 इंटू 14 होता है 14। और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है -15। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आए और ऐड करके -15 आए। सो द नंबर्स आर -14 एंड -1। -14 और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा और दोनों को ऐड करोगे तो -15 आएगा। तो यही दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो हम अपनी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे इन दो नंबर्स में। ठीक है, सो दिस विल बी x² -14x -x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर बचा x -14। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन है। सो यहाँ पर बचा x -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया x -14 और x -1, ये दो ब्रैकेट मेरे पास आ गए। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास x -14 एंड ये कंबाइन कर देंगे इनको तो ये x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब x -14 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14 और जब x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इन दोनों में से कौन सी x की वैल्यू 1 है या फिर x की वैल्यू 14 है। तो देखो x क्या है, ऋतु की प्रेजेंट एज है। अब ऋतु की प्रेजेंट एज 1 तो नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफ शी वर यंगर बाय 5 ईयर्स, तो 1 ईयर से 5 साल पहले, अब उसकी एज नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, इसीलिए x की वैल्यू 14 होगी। मतलब ऋतु की प्रेजेंट एज क्या है, 14 ईयर्स। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14 ईयर्स। अब ये दूसरा पार्ट है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट है 9, ये x² का कोएफिशिएंट है 9, x का कोएफिशिएंट है 6p और ये c की वैल्यू है p² - q²। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही डिस्क्रिमिनेंट यूज करोगे, abc की वैल्यू निकालोगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू विल सॉल्व इट। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स डू द सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने पूरा कर लिया, इसमें 6 क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। अब सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे 3 मार्क्स के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। सो फॉलोइंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर फॉलोइंग आएगा। ठीक है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। तो देखो ये हमें टेबल गिवन है। ठीक है, These are the distances in meter, 0 से 1, फिर 1 से 2। ठीक है, यहाँ 1 से 2 आएगा, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 मीटर। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 40, यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है, 40, 80, देन 62, 38 एंड 30। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए फिर हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल, वी हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करते हैं एक ब्लैंक पेज पर। सो दिस इज द टेबल, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दी। ये डिस्टेंस है, ठीक है, इन मीटर्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है 250। ठीक है, तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, देन जो अगली फ्रीक्वेंसी उसको हम कैसे निकालेंगे, अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे डायगनली ऐड कर देंगे। तो 40 + 80 कितना होता है, इट इज 120। ठीक है, अब अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको ऐसे डायगनली ऐड कर देंगे। तो 120 + 62 कितना होता है, इट इज 182। तो ऐसे डायगनली ऐड करते हुए चलेंगे। तो 182 + 38, 182 और 38 ये कितना होता है, इट इज 220। ठीक है, ये होता है 220 और 220 + 30 इट इज 250। ठीक है, सो ये होती है लास्ट, ये होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है वो इन सभी के सम के इक्वल होनी चाहिए, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर दो, 40 + 80 120, 122 + 62 इट इज 182, 182 + 38 वो 220 एंड 220 + 30 250। तो 250 यहाँ पर ये लास्ट टर्म है, तो ये इनका जो सम है ये इसके लास्ट टर्म के इक्वल होगा। सो जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है वो सही लिखी है। ठीक है, तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है, विच वन इज द मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास हमें पता होगी तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2।
n/2 की हेल्प से निकालेंगे। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 250। तो 250/2 कितना होता है? 250/2 होता है 125। तो 125 से जस्ट बिगर जो उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल होगी मीडियन क्लास। सो 125 से जस्ट बिगर 182 है ना, 125 से जस्ट बड़ा नंबर 182 है। तो 182 की क्लास इंटरवल ये, सो 2 3 ये जो हमारी क्लास है दिस इज द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। ओके, सो L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट है 2। सो दिस विल बी 2 प्लस n/2। n/2 की अभी हमने वैल्यू निकाली 125 माइनस CF। CF क्या है? CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इससे पिछली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 120। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय F। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 62 है। सो डिवाइडेड बाय 62 इनटू H। H क्या होता है? क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज क्या है? 1। सो दिस विल बी इनटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 125 माइनस 120 कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 62 और इंटू 1 तो इंटू 1 रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.0806 समथिंग। ठीक है, सो दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन ऑफ द क्वेश्चन। ये हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। तो जो मीडियन डिस्टेंस जो स्टूडेंट्स ने जंप किया है इट इज 2.0806 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस भी मीटर्स में लिखे। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.0806 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन वाज कि हमें फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो मीडियन डिस्टेंस क्या है? मीडियन डिस्टेंस है 2.0806 मीटर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। यहाँ पर जस्ट हमने फॉर्मूला का यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree। तो हमें क्या करना है? हमें पेयर ऑफ tangents कंस्ट्रक्ट करनी है एक सर्कल पर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उन दोनों tangents के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मतलब देखो हमें ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और इस सर्कल से हमें दो टैंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है और इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है कि ये जो दोनों जो टैंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, वी हैव टू मेक द एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। ठीक है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये हमें बता रखा है। ठीक है, सो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सो एक रफ पेज पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हाउ वी विल डू द कंस्ट्रक्शन? तो देखो ये हमारा सर्कल है, ये इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हमें क्या करना है? जो टैंजेंट्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है और उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दो रेडियस कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल पर। ठीक है, वी विल कंस्ट्रक्ट 2 रेडियस। ठीक है, ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दी और रेडियस से एक 90 डिग्री पर हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो रेडियस और टैंजेंट होते हैं वो हमेशा उनके बीच में जो एंगल होता है इट इज 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर देंगे और ये टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सेम यहाँ पर, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे और एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो अब जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स तो कितने हैं? ये दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री के। ये तो हमें पता है, ये हमने 90 डिग्री के ही कंस्ट्रक्ट करें। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? सो दैट दिस कैन बी 60 डिग्री। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। ठीक है, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। तो 180 में इसमें से माइनस कर लेती हूँ, तो 360 माइनस 180 कितना होता है? 180। तो अब 180 डिग्री हमारे पास रह गया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। दे बोथ विल बी ऑफ 180 डिग्री। अब हमें पता है कि हमें ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है ना?
यही तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इट विल बी 180 माइनस 60, कितना होता है 180 माइनस 60, 120, तो ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर इन दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ कर देंगे और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, आप कंपास से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो। सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करो, देन 90 डिग्री के एंगल्स बनाओ यहाँ पर और इन टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दो, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, सो यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this: the distribution given below shows the runs scored by batsmen in one day cricket matches. Find the mean number of runs. ठीक है, तो हमें ये रन्स गिवन है 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। ठीक है, और ये नंबर ऑफ बैट्समैन मतलब ये फ्रीक्वेंसीज हैं 12, 20, 35, 30, 23। दीज आर द फ्रीक्वेंसी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मीन नंबर ऑफ रन्स फाइंड आउट करने, मतलब हमें इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला का पता है, ठीक है, वी नो द फॉर्मूला, we will apply the formula and we will find out the mean। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें xi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें इनकी मिड वैल्यू क्लास मार्क निकालना पड़ेगा जो कि xi होगा। fi हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हमें xi निकालना पड़ेगा, फिर xi fi हम निकालेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन विल गेट द मीन। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल। सो दिस इज द टेबल, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दी। ये रन स्कोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। अभी हम xi की वैल्यू निकालेंगे, इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे, क्लास मार्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ही, ठीक है, fi नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके fi xi निकालेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले xi फाइंड आउट करते हैं। तो 0 से 40 का मिड वैल्यू क्या है इसकी, इट विल बी 20। ठीक है, ऐसे इसकी हो जाएगी 60, इसकी मिड वैल्यू है 100 एंड इसकी मिड वैल्यू है 140 एंड इसकी मिड वैल्यू है 180। ओके, तो ये हमने xi की वैल्यू निकाल ली। अब fi xi हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 × 12 होता है 240। ठीक है, इट विल बी 1200, दिस विल बी 3500, दिस विल बी 4200 एंड दिस विल बी 23 × 18, ये हो जाएगा 4140। ठीक है, सो ये हमारे पास fi xi की वैल्यू भी आ गई। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi, है ना। सो मीन कितना आएगा, इट विल बी समीशन fi xi, मतलब इन सबको हमें ऐड करना है। सो दिस विल बी 240 प्लस 1200, इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 0, देन 4 8, then 4 9 9 and then 11 and 11 12, carry 1 2 5 9 13, 13,280। तो ये आ गया हमारे पास समीशन fi xi 13,280। अब समीशन fi निकालना है, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी 12 प्लस 20 इज 32, 32 प्लस 35, 32 प्लस 35 इज 67, 67 प्लस 30 इज 97, 97 प्लस 23, 97 प्लस 23 इट इज 120। ठीक है, तो हमारे पास समीशन fi आ गया 120। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसल्ड एंड दिस विल बी 6, दिस विल बी सो ये आ जाएगा 332 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास कितना, it will be and 0.06 minus 6 2 6, तो ये कुछ आएगा 110.6 समथिंग। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 110.66 समथिंग। सो दिस इज द मीन, ये हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो हमने ये फॉर्मूला यूज करके मीन फाइंड आउट किया। ओके, दिस इज द डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। और भी मेथड्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो मीन फाइंड आउट करने के लिए, लाइक एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ऑल्सो। ओके,
सो ये हमारा क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. तो ये 10th क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस गिवन है. ओके, इन दोनों में से हमें कोई एक सॉल्व करना है. और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से. ओके, सो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व कराया था. ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में सॉल्व कराया था. सो आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस सेकेंड क्वेश्चन. ओके, so the question is, a boy 1.7 meter tall is standing on the horizontal ground 50 meter away from the building. The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree. Calculate the height of the building. Take root 3 as 1.73. तो एक बॉय है, उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, उसकी हाइट है 1.7 मीटर. ठीक है, अब वो बॉय अपनी आई से एक बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है. ठीक है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर ये बॉय देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, उसकी आई लेवल जो उसकी लाइन ऑफ साइट है और जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो उसके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री गिवन है. इस बॉय की हाइट है 1.75 मीटर. ओके, और हमें क्या बता रखा है दैट ही इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. मतलब ये बिल्डिंग की फुट से लेकर जो बॉय का फुट है तो इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है. ही इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस बिल्डिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है. हमें इस पूरे की बिल्डिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस बिल्डिंग. तो हमारे पास इस बॉय की लेंथ है कितनी, 1.7 मीटर. ठीक है, हमारे पास ये डिस्टेंस है विच ही स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग 50 मीटर और हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. तो अब हमें पूरी बिल्डिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन. एक खाली स्लाइड पर इसको करते हैं. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड देन डू द क्वेश्चन. सो दिस इज द डायग्राम. ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ए सी जो है ये हमारी बिल्डिंग की लेंथ है. ठीक है, अब बिल्डिंग से 50 मीटर दूर ये बॉय है जिसकी लेंथ 1.7 मीटर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है. ओके, तो हमें ए सी की लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABE, इस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे. बिकॉज हमारा एंगल तो 60 डिग्री है. tan का हम इसलिए यूज करें बिकॉज tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BE. BE की लेंथ कितनी है, BE की लेंथ भी 50 मीटर ही है. बिकॉज CD की लेंथ 50 मीटर है तो ये इसके इक्वल है, सो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 50 मीटर ही होगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 50 मीटर. इसलिए हम tan थीटा का यूज करेंगे. तो थीटा क्या है, एंगल है हमारा 60 डिग्री. सो दिस इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री. अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इट इज AB डिवाइडेड बाय बेस. बेस क्या है, BE. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है. AB, अब AB की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो AB की लेंथ हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास BC की लेंथ है. BC की लेंथ क्या है, 1.7 मीटर है. कितनी है, 1.7 मीटर. बिकॉज जो बॉय है उसकी लेंथ 1.7 मीटर है तो ये इसके इक्वल है ना, ED BC के इक्वल है बिकॉज दे आर इक्वल. तो अगर ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर ही होगा. ठीक है, तो हमें अगर AB की लेंथ को हमें डिफाइन करना है तो AB को हम कैसे डिफाइन करेंगे, AC माइनस 1.7. अगर हम इस पूरी AC विच इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, अगर इसमें से हम 1.7 मीटर माइनस कर दे तो हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी. तो ऐसे हम लिखेंगे AB विल बी इक्वल टू AC माइनस 1.7. ठीक है, इस पूरे AC में से हम 1.7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा. इसलिए AB को हमने ऐसे लिख दिया. ठीक है, डिवाइडेड बाय BE. BE की लेंथ कितनी है, 50 मीटर है. सो दिस विल बी 50. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 50 जब उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी इनटू मल्टीप्लाइड बाय √3. दिस विल बी मल्टीप्लाइड. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया. अब हमें क्या चाहिए, हमें AC की लेंथ चाहिए ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग की लेंथ ही को बिल्डिंग की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं और बिल्डिंग क्या है, AC है. तो हमें AC की लेंथ चाहिए. सो देखो AC यहाँ पर है. अब इस माइनस 1.7 को हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस 1.7 हो जाएगा. सो दिस विल बी 50 √3 प्लस 1.7 इज इक्वल टू AC. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी. सो √3 की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 1.73 यूज करनी है. ये क्वेश्चन में मेंशन था. सो दिस विल बी 50 इंटू 1.73
प्लस 1.7, तो 50 इंटू 1.73 कितना होता है? इट इज 86.5 और 86.5 प्लस 1.7 कितना होता है? इट इज 88.2 मीटर इज इक्वल टू AC। तो AC की लेंथ हमारे पास आ गई कितनी? 88.2 मीटर। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 88.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 88.2 मीटर। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। तो बहुत ही ईजी था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया है एंड वी गॉट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेक्शन सी। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें 4 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के। अब सेक्शन सी सॉल्व करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और ये चारों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं। सो दीज आर द लॉन्ग आंसर्स, वी हैव टू सॉल्व देम मोर केयरफुली। ओके, सो 11th क्वेश्चन इज the internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm. Okay, respectively it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder, also find the total surface area of the cylinder. तो एक स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर है और उस स्फीयर की कुछ मोटाई है, उसकी विड्थ है। ठीक है, तो उसकी विड्थ की वजह से इसके अब 2 रेडियस बन गए। ठीक है, जो इंटरनल रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितना है? इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इस स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, इसको स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर का हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का तो हमें काम नहीं होता, रेडियस का काम होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का आधा। सो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है और ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमें पता है कि इस स्फीयर को मेल्ट करके ये सिलेंडर बनाया गया, मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम है। जब भी ये मेल्ट वाले आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, इसको मेल्ट करके ये शेप बनाई, तो उन दोनों की वॉल्यूम हमेशा इक्वल होती है। तो हम इन दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे और तभी हमें इस सिलेंडर की हाइट मिलेगी। ओके, एंड देन वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। तो कैपिटल R क्या है? जो एक्सटर्नल रेडियस है स्फीयर का, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल r है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अंदर इंटरनल रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्फीयर के 2 रेडियस हैं, इसलिए हमने कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब किया। ठीक है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज पाई r² h। ओके, तो अब हमने इनको इक्वेट कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने से पहले आप देख सकते हो ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड पाई है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब हमारे पास बचा यहाँ पर 4/3 इंटू r का कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। तो बड़ा वाला जो बड़ा वाला रेडियस है इट इज 5 सेंटीमीटर और छोटा वाला रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब, यहाँ पर आएगा 3 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है? इट इज 125 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। सो दिस विल बी 125 माइनस 27। ठीक है, इज इक्वल टू r² h। तो अब सिलेंडर का रेडियस क्या है? सिलेंडर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 इंटू हाइट। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम एज इट इज h लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 माइनस 27 कितना होता है? इट इज 98। सो ये हो जाएगा इंटू 98, ये मल्टीप्लाई में 98 आ जाएगा, इज इक्वल टू 49 इंटू h। तो अब हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस 49 को इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास h की हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 49 1 = 49 एंड 49 2 = 98। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 4 2 = 8 एंड डिनोमिनेटर में 3। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया हमारे पास 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ गई 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का, हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 8/3 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इट इज 2 पाई r
r प्लस h, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है 7, और अंदर आ जाएगा रेडियस प्लस हाइट, हाइट कितनी है 8/3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ बाहर बचेगा 44 इंटू 7 प्लस 8/3, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 21 प्लस 8, सो 21 प्लस 8 होता है 29/3, सो दिस विल बी 29/3। तो 44 इंटू 29/3, तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 44 इंटू 29 कितना होता है, इट इज 9 4 36 9 4 36 39 1276 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1276 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, इट इज देन 7 देन 2 so it will be 425.33 समथिंग। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 425.33 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया सिलेंडर का, कितना 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमने निकाल लिया। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि इसमें हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर भी निकालनी पड़ी और टोटल सरफेस एरिया भी निकाला। तो फॉर्मुलाज आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स the next question. So the next question is 12th question. It is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. तो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पर दो टैंजेंट्स हमने कंस्ट्रक्ट करी फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। सो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स हमने कंस्ट्रक्ट करी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अब इन दोनों टैंजेंट से जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है इनके बीच का, इट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट्स टू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करें तो ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है, ये सप्लीमेंट्री है इस एंगल के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर दोबारा रीड करते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स। तो ये दो टैंजेंट्स जो हमने ड्रॉ करी हैं, ठीक है, ये दो टैंजेंट्स जो हमने ड्रॉ करी सर्कल पर, इनके बीच का जो एंगल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है किसके, किस एंगल के, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। मतलब इन टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों टैंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट बनेगी, तो इनसे जो ये एंगल बन रहा है ये इसके सप्लीमेंट्री है। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो इन दोनों टैंजेंट्स के बीच में बन रहा है और ये वाला एंगल जो इन लाइन सेगमेंट्स से बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट्स जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर अगर इस फिगर में को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन सेगमेंट एंड दीज आर द टैंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। तो देखो हमें पता है कि ये वाले जो एंगल है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस के बीच का ये जो एंगल बनता है, ये कितने होते हैं, ये 90 डिग्री के बनते हैं ना। ये हमने सर्कल्स की चैप्टर, जो सर्कल्स चैप्टर था हमारा, उसमें थ्योरम 10.1 में हमने यही डिस्कस किया था कि जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये तो हमें पता चल गया ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मिंग हियर। क्या क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री होती है। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो मतलब इन सारे एंगल्स का, इन चारों एंगल्स का सम कितना है, 360 है। अब इन 4 में से 2 एंगल्स का तो हमें पता है ना, एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब बाकी क्या, कौन से एंगल्स बचे हमारे पास, एंगल ए और एंगल सी।
है ना। तो ये दोनों तो 180 डिग्री हैं ही। अब 360 में से अगर हम 180 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 180 डिग्री ही बचेगा। मतलब ये जो एंगल ए और एंगल सी हैं, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 180 डिग्री के ही हैं। मीन्स द एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री। और यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के सप्लीमेंट्री है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और ये हमने प्रूव कर दिया। बिकॉज ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 90-90 के हैं, तो ये 190-90 180 हो गया, बचा दूसरा 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है। सो ये दोनों एंगल्स तो ऑब्वियसली 180 डिग्री के होंगे ही, मतलब ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे दैट दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री, पूरी स्टेटमेंट उसकी बनाओगे, तभी आपको इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर अच्छे से हर एक स्टेटमेंट में इसको आंसर करना है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर इसको समझा दिया कैसे हमने इसको प्रूव किया। ओके, सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन। इसमें इंटरनल चॉइस है, ये भी कर सकते थे आप या फिर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, योर चॉइस। तो अब केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो हमने बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सेक्शन सी के, अब 2 केस स्टडीज हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सो द केस स्टडी 1 इज trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation whether it is by land, sea or trade। तो ये हमें trigonometric information given है, ये necessary नहीं है। क्वेश्चन रीड करते हैं। So a guard stationed at the top of a 240 meter tower observed an unidentified boat coming towards it। तो एक गार्ड है एक टावर के टॉप पर, ठीक है, और इस टावर की लेंथ हमें कितनी बता रखी है, 240 मीटर। द लेंथ ऑफ दिस टावर इज 240 मीटर और इस टावर के टॉप पर एक गार्ड है जिसने क्या देखी, एक बोट देखी जो इस टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, सो लेट्स से द बोट इज हेयर, ठीक है, जो इस टावर की तरफ आ रही है। अ क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। द गार्ड यूज्ड द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। तो गार्ड ने क्या किया, अपने क्लिनोमीटर से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया बोट से और गार्ड तक। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया, 30 डिग्री। सो गार्ड की आई से बोट तक ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये कितना था, इट वॉज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये कितना था, 30 डिग्री था। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो गार्ड है वो नीचे देख रहा है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और उसकी लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इट वॉज 30 डिग्री। ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर हमें पता है 240 मीटर। ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम अस। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट रीड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। इट इज मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो देखो हमें क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो बोट थी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही थी, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रही थी। ठीक है, ये 30 डिग्री और हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 240 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस बोट और ये फुट ऑफ द टावर के बीच का ये कितना डिस्टेंस है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर ये ट्राइंगल बन चुका है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। यहाँ पर ये गार्ड है, यहाँ पर बोट है, यहाँ पे फुट ऑफ द टावर है। तो हमें इसके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कौन से कैसे यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास इस ट्राइंगल में सिर्फ ये टावर की हाइट हमें पता है विच इज 240 मीटर। ठीक है, इट इज 240 मीटर। तो देखो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्यों 30 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। सो ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास हाइट ऑफ द टावर है 240 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये बेस फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम tan थीटा का यूज करेंगे इन दिस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा का हम यूज क्यों करेंगे, बिकॉज tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर और ये बेस हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो थीटा क्या है, 30 डिग्री है। सो दिस विल बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये हाइट ऑफ द टावर AB, ये कितनी है 240 मीटर। सो दिस विल बी 240 डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है इसका, दिस BC, और इसी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो BC को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी, ठीक
ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, ये हमें पता है, टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, देन 240 डिवाइडेड बाय BC। तो अब हमें BC की लेंथ को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC इंटू 1 कितना होगा? BC ही होगा। 240 इंटू √3 कितना होगा? 240√3। सो यहाँ से हमारे पास BC की लेंथ कितनी आ जाएगी? BC विल बी इक्वल टू 240 इंटू √3 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 240 इंटू √3 मीटर। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? इट इज 240√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है, हर चीज को लेबल करना है और फिर ये BC फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज 240√3 मीटर। तो हमने बहुत ईजी था ये, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसके हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या है? आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द tower and its distance from tower is reduced by 240 into √3 minus 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? तो अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ कि इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, क्या हुआ? जैसे पहले तो बोट यहाँ पर थी, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। अब 10 मिनट्स बाद क्या हुआ? 10 मिनट्स बाद जो बोट है उसका डिस्टेंस कितना कम हो गया टावर से? 240 इंटू √3 माइनस 1 मीटर कम हो गया। 10 मिनट बाद जो गार्ड है उसने दोबारा देखा और वो बोट थोड़ा नजदीक आ चुकी थी टावर के, और कितना डिस्टेंस कम हो गया था? इतना डिस्टेंस उसने कम कर लिया था। सो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? इट इज 240 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कम कर लिया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये बोट जब इतना नजदीक आ चुकी है टावर के, ये अब इसका नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? मतलब यहाँ से गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये जो इसकी नई लोकेशन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म हो रहा है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, है ना, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमें नया एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिल जाएगा। सिंपल। ओके, तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हाइट ऑफ द टावर तो हमें पता है 240 मीटर है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें ये सबसे पहले तो ये बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें जब तक बेस नहीं पता तब तक हम ये इस एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना। अगर हमें ये बेस पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज लेट्स से ये C था, ये इसको D नाम दे देते हैं। तो जब तक हमें BD की लेंथ नहीं पता चलेगी तब तक हम ये एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो BD की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ये पूरा डिस्टेंस निकाला है BC का, कितना? 240 इंटू √3 मीटर, है ना। और अभी हमें क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इन्फॉर्म किया कि जब ये बोट इतनी नजदीक आई, मतलब C से D पॉइंट पर आई, तो कितना डिस्टेंस कम हो गया? 240 इंटू √3 माइनस 1 मीटर कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 240 इंटू √3 विच इज द डिस्टेंस ऑफ BC, विच इज द लेंथ ऑफ BC, इसमें से हम 240 इंटू √3 माइनस 1 ये माइनस कर देंगे तो हमें BD की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, BD की लेंथ मिल जाएगी, AB की लेंथ हमारे पास है ही, फिर tan का जो रेशियो है वो निकाल के लगा के हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स माइनस दिस एंड गेट द लेंथ ऑफ DB। तो हमें DB की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सो क्या करेंगे हम? इसमें से 240 इंटू √3 में से 240 इंटू √3 में से माइनस, क्या माइनस करेंगे? 240 इंटू √3 माइनस 1। सो इसको माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास BD की लेंथ आ जाएगी। तो देखो इसको हम कैसे माइनस करेंगे? ये एज इट इज रहेगा 240 √3। अब माइनस 240 इंटू √3 कितना हो जाएगा? इट विल बी माइनस 240 √3। ठीक है, अब माइनस 240 माइनस 1 इंटू माइनस 240 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी प्लस 240। ठीक है, तो ये प्लस 240 इंटू √3, ये माइनस 240 इंटू √3 है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 240 मीटर। ठीक है,
तो ये BD की लेंथ कितनी है, दिस इज 240 मीटर, ये लेंथ है 240 मीटर। तो ये हमारे पास BD की लेंथ आ गई, AB की लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है 240 मीटर। तो अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं tan थीटा का यूज करके। तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल भी वही होगा। सो हमारे पास नया एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, ये इस थीटा की, ये हमारा थीटा है, ठीक है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB विच इज 240, ठीक है, और बेस क्या है BD विच इज ऑल्सो 240। सो डिवाइड बाय 240, तो 240 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो कब थीटा कौन से थीटा पर जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1 होती है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1 एट 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, इट इज 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो ये जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। एंड द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट इज 45 डिग्री, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था। जस्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर फिगर आउट करना है कि कौन सा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे। ठीक है, सो आपको पूरा अच्छे से स्टेटमेंट लिखनी है, डायग्राम ड्रॉ करना है, डू द कैलकुलेशन, तभी आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट था, 2 मार्क्स का सेकेंड पार्ट था। तो पूरी डायग्राम ड्रॉ करके स्टेटमेंट लिखोगे तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो ये आपका फर्स्ट केस स्टडी थी। ओके, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से ये क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द केस स्टडी 2। ओके, सो ये हमारी केस स्टडी 2 है, 14th क्वेश्चन। तो इसमें देखो सबसे पहले पुशअप का कुछ बताया गया, पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ये हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, नितेश वांट्स पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। तो नितेश क्या है, पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर लेता है। ठीक है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। लेकिन जो नितेश है वो 3900 पुशअप्स का टारगेट अचीव करना चाहता है 1 घंटे में। ओके, with each day of practice he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day। तो हर दिन वो 1 घंटा प्रैक्टिस करता है और हर दिन वो 5 पुशअप्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, एवरी डे ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स। तो हर दिन वो अपने 5 पुशअप्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, if on the first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved, keep the above situation in mind and answer the following question। तो ये हमें सिचुएशन बता दी, अब इन 2 क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। तो सबसे पहले हमें एपी फॉर्म करनी है, जो इसकी पुशअप्स हर दिन इंक्रीज कर रहा है, तो इस सीक्वेंस की हमें एपी फॉर्म करनी है। तो देखो पहले दिन उसने 3000 पुशअप करे, अब हमें बता रखा है कि हर दिन वो 5 पुशअप्स को इंक्रीज कर रहा है। सो अगले दिन वो 3005 पुशअप्स करेगा, फिर ऐसे ही वो 3010 पुशअप करेगा और ऐसे ही इंक्रीज करते करते एक दिन वो 3900 पुशअप्स भी अचीव कर लेगा। ओके, सो ये हमने एपी फॉर्म कर दी, ये एपी बन गई हमारी। ठीक है, हम देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, तो एपी बना ली। अब हमसे आगे क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। तो जिस दिन वो 3900 पुशअप्स कर पाएगा वो दिन कौन सा होगा, when he will be able to do the 3900 पुशअप्स, मतलब कब, कौन से दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। तो देखो हमारे पास ए है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास और लास्ट टर्म है, मतलब ए एन हमारे पास है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन से दिन, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डे, मतलब जिस दिन वो इतने अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा तो वो कौन सा दिन होगा। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एन तो हमारे पास है 3900, दिस इज हिज लास्ट टारगेट, लेकिन हमें एन निकालना है, ये कौन से दिन ये इतने पुशअप्स कर पाएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ सो दैट आई कैन राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो an, जो an है, nth टर्म क्या है 3900, क्योंकि ये उसका टारगेट है, ये इसका लास्ट टारगेट है ना, सो nth टर्म होगी हमारी 3900। अब a क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो हमारी ap क्या है, ap हमारी ये है 3000, फिर 3005 एंड देन सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है वो 3900 होगी। ठीक है, ये हमारी AP है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3000 है, तो A की वैल्यू हो जाएगी 3000 प्लस n-1। अब n तो हमें निकालना है ना, कौन से दिन वो 3900 पुशअप कर पाएगा, सो n हमें फाइंड आउट करना है। तो n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 5 का, बिकॉज हर दिन वो 5 पुशअप्स इंक्रीज कर रहा है, सो दिस विल बी 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3000 यहाँ पर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3900 माइनस 3000 कितना होता है 900 हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल बी 900 इज इक्वल टू दिस n-1 इंटू 5। तो n-1 इंटू 5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 1 जा 5, देन 5 180। ठीक है, ये आ जाएगा 180। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ से हट गया। ठीक है, अब n-1 180 आ गया, तो हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो -1 जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 1 कितना होता है 181 होता है। तो n की वैल्यू आ गई कितनी 181। तो कौन से दिन 181 डे पर वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा, मतलब 3900 पुशअप्स को कर पाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है, कुछ और पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, मतलब कितने दिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिस दिन वो अपने उससे पहले कि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। मतलब 181 डे पर तो वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसको कितने दिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो 181 डे तो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, तो उससे पहले 180 डेज हो गए। सो 180 डेज उससे नितेश को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 180। एन तो वो वैल्यू है जिस दिन वो अपने टारगेट को अचीव करेगा, लेकिन हमसे पूछा है बिफोर द डे हिज टारगेट इज अकम्प्लिश्ड, मतलब 180। तो 180 डेज उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि अगले दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ओके, सो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, इट वाज वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू दिस डे हिज गोल इज अचीव। तो हमसे पूछा है कि उसने टोटल कितने पुशअप्स कर लिए अभी तक, मतलब जिस दिन उसने स्टार्ट किया और जिस दिन तक उसका टारगेट कंप्लीट हुआ, तो टोटल वो कितने पुशअप्स कर चुका होगा। सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द पुशअप्स। तो हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका हम यूज करेंगे। तो s इंटू n सम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी हमने निकाली 181 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3000 और an लास्ट टर्म क्या है 3900। सो दिस विल बी 3000 प्लस 3900। सो इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6900 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 1 जा 2, दिस विल बी 3450। ठीक है, अब 181 इंटू 3450 ये कितना हो जाएगा 624450। ठीक है, तो ये सम आएगा। सो अभी तक उसने कितने पुशअप्स कर लिए होंगे, 6,24,450 पुशअप्स। तो जिस दिन उसने स्टार्ट किया टिल द डे हिज टारगेट इज अचीव, तो इन दिनों में उसने 6,24,450 पुशअप्स कर लिए होंगे। ओके, सो हमने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने नंबर ऑफ डेज बताए विच वॉज 180। ठीक है, 180। और सेकेंड पार्ट में हमने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स बताए विच इज दिस 624450। ठीक है, सो ये हमारी सेकेंड केस स्टडी थी। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड आवर सैम्पल पेपर। हमने पूरे मैथ्स के सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। हमने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। ओके, सो एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।